वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है इंग्लिश मीडियम में। उसी का आज का टॉपिक है हमारा एडी कर्व एंड एडी शेड्यूल, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व ये कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है वो समझ लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड is the total demand made for all final goods and services in an economy during an accounting year। किसी भी अकाउंटिंग ईयर क्या है इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी डिमांड को ही क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो डिमांड हुई है उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट डिमांड इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है अकाउंटिंग ईयर में, उसके ऊपर जितना एक्सपेंडिचर किया गया है उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उसके ऊपर क्या किया गया, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से क्या चीज हुई, डिमांड हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। हेंस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और इसी कारण से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी शो करता है। एग्रीगेट डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। और एग्रीगेट डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम पीरियड को शो करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, पहले मैं बता दूं स्टॉक और फ्लो के बारे में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एडी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब हम देखते हैं अलग अलग इकोनॉमीज में एडी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बारे में मैंने डिटेल में ये वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देखना, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, in this economy there are only 2 sectors, household sector C जिसे हम कहते हैं and the producer sector I। तो कहने का मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर कौन से होते हैं, एक तो हाउस होल्ड जिसको हम फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला क्या होगा, एडी इज इक्वल टू C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एडी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम 3 सेक्टर इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी देयर आर ओनली 3 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर सी, प्रोड्यूसर सेक्टर आई एंड गवर्नमेंट सेक्टर जी, एंड इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये क्या है, 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये कौन सी सेक्टर है, 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, कौन कौन सी होती है, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें उसके लिए। ठीक है। तो ये जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें कौन कौन से 3 सेक्टर होते हैं, एडी इज इक्वल टू होता है C प्लस I प्लस जी। जब ये 3 सेक्टर मिलते हैं तो उसे 3 सेक्टर इकोनॉमी का एडी बनता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी और देख लेते हैं जल्दी से। द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर C, प्रोड्यूसर सेक्टर I, गवर्नमेंट सेक्टर G एंड फॉरेन सेक्टर X माइनस M। जब इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर हो C, प्रोड्यूसर सेक्टर हो I, गवर्नमेंट सेक्टर हो G और फॉरेन सेक्टर हो X माइनस M, तो उस इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरे पिछले उसमें देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। ऑल द ट्रेड्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर फॉरेन सेक्टर आर इंक्लूडेड। जितना भी इंडिया का इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है अदर कंट्रीज के साथ, वो सारा कहां आता है, X माइनस M में। X माइनस M का मतलब नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाता है। X माइनस M को क्या कहते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। इस केस में एडी का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। किस केस में, 4 सेक्टर इकोनॉमी में। फिर आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ध्यान देना, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी होता है। ठीक है। जो जीडीपी एमपी का आपका
कंपोनेंट है ना, वही कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के भी होते हैं। हमने हमारी नेशनल इनकम जब पढ़ी थी तो हमने जीडीपी एमपी के फॉर्मूले पढ़े थे, तो वही सेम है। तो सी आई जी और एक्स माइनस एम, हमारा इसका जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो एक तो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, फिर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है, आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप यहां तक आ रहे हैं तो पहले आप सारे वीडियो देख के आए ताकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। फिर आगे देखते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग सोसाइटीज। जितनी भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती है, हाउस होल्ड होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं, उन्होंने जितना भी फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, ठीक है। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट प्रॉफिट। ये क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के बिना वर्क करती है, केवल जो वेलफेयर के लिए वर्क करती है, उन्हें हम प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। सच एज फूड पैकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। आप जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आती होगी, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आता है, उस वक्त आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अंडर दिस द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज आर इंक्लूडेड। और इस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में क्या क्या शामिल होता है? जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर है, किस किस पर? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, और कंज्यूमर की जितनी भी सर्विसेज है उन सब पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उन सबको इंक्लूड किया जाता है किसमें? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब खास बात, गुड्स कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है, उन सब के लिए मेरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला वीडियो बना हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन कंजप्शन इन ए ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जितना भी हम जानते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन हमेशा कंजप्शन से ज्यादा होता है। तो कंजप्शन मान लीजिए हमने 100 केजी किया और प्रोडक्शन हमने किया था 150 केजी, तो वो 50 केजी क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है ना। तो जितना भी कंजप्शन के ऊपर प्रोडक्शन होता है उस एक्सेस प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। जनरली द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज नॉट फुली कंज्यूम्ड बट ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज पुट इनटू प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर मोर प्रोडक्शन। जितना भी देश में, कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं किया जाता, बल्कि उसका एक पार्ट क्या किया जाता है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? उन एक्टिविटीज के लिए रख लिया जाता है और वही इन्वेस्टमेंट माना जाता है। द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इसलिए जितना भी कैपिटल स्टॉक में, आपने कैपिटल पढ़ा होगा, कैपिटल क्या होता है? तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक या चेंज इन कैपिटल को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन को ही डेल्टा के कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के। इट मींस इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं, चेंज इन कैपिटल। ये जो सिंबल है डेल्टा है, ठीक है। के का मतलब कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज किसमें? कैपिटल में। तो चेंज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, कंप्लीट बहुत बड़ा डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें चैनल पर, इसीलिए मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। फिर अगला है जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जी क्या होता है वो देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट
ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन दिस। जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान देना, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किस पर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जितना भी गवर्नमेंट ने फाइनल कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज पे इन्वेस्ट वो किया है एक्सपेंडिचर, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कंजप्शन वाला, ये ध्यान रखना, इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं है। फिर आगे, सच एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर बनाने पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, सिस्टम होता है, कैंटीन सिस्टम चलता है, एयरप्लेन चलते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं, इन सब पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको किसमें क्या माना जाता है, सारे को फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसका, गवर्नमेंट का। फिर नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम को ही क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। ये तो होता है एक्सपोर्ट का सिंबल, और ये होता है इंपोर्ट का, तो एक्स माइनस एम को कहते हैं हम नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। और अगर नेट इंपोर्ट हो तो नेट इंपोर्ट का क्या होगा, नेट इंपोर्ट बराबर होगा एम माइनस एक्स, इसे तो कहते हैं नेट इंपोर्ट एम माइनस एक्स हो, और इसको कहते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे को जब भी नेशनल इनकम चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को लेते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट मेड बाय ए कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी अकाउंटिंग ईयर में इंडिया ने या कंट्री ने जितना भी एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उसमें से अगर हम इंपोर्ट को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट्स मेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिए कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाता है कंट्री का। एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the foreigners on final goods and services produced in an domestic territory of the country, while import means the expenditure incurred by the people of the country on final goods and services produced abroad. एक्सपोर्ट क्या होता है, जितना भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है, जब उस प्रोडक्शन को, उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कोई खरीदता है फॉरेनर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। ध्यान रखना, इंडिया से, इंडियन टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा फॉरेनर्स के द्वारा उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जितना भी फॉरेन टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, अगर इंडियंस उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो इंपोर्ट माना जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय foreign tourist in the country will also be considered as export and will be included in the national income. अब मान लीजिए कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आ गया और इंडिया में वो टूरिस्ट बन के आया और कोई परचेजिंग कर रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट। ध्यान रखना, वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, भले ही वो फॉरेनर यहाँ आके इंडिया में टूरिस्ट के रूप में आया हो और परचेजिंग कर रहा है, तो भी वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जब इंडिया से कोई सामान बाहर भेजेगा तब उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, नहीं, अगर फॉरेनर भी इंडिया में आकर कोई चीज परचेज कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसे भी एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया में ही रखा जाएगा और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी होता है, हम सभी जानते हैं। इन किन्जियन एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम ओनली 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव बीन टेकन, सो अकॉर्डिंग टू किन्स एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अभी हमने देखा एडी 2 सेक्टर में सी प्लस आई होता है, 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी होता है, और 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। लेकिन किन्स ने जो अपने नेशनल इनकम का अप्रोच है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में दिया है, तो हम उसी का स्टडी करने वाले हैं, जहां पे एडी इज इक्वल टू हम सी प्लस आई मानेंगे। फिर अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज ए table that expresses aggregate demand for different levels of national income in an economy. Aggregate demand क्या होती है, अलग अलग नेशनल इनकम के लेवल पर कितनी एग्रीगेट डिमांड है, कंट्री की कितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप
बट इवन व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट जीरो बिकॉज one component of aggregate demand is consumption and consumption is never zero, so aggregate demand is never zero. अब इसको समझो ये क्या है सारी कहानी। ये कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे नेशनल इनकम घटती है, डिक्रीज होती है, एडीबी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल इनकम जीरो हो जाए तो एडीबी जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडी इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस आई, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, जहां बी वाई है इंड्यूस्ड कंजप्शन और सी बार है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन जीवन जीने के लिए कंपलसरी है, इसलिए वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसी कारण से सी कैन नॉट बी जीरो, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो हम मर जाएंगे। इसलिए कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कभी एडी भी जीरो नहीं होगा। इवन जब नेशनल इनकम जीरो हो जाएगी तब भी एडी को हम जीरो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है, अब इसकी टेबल देख लेते हैं। ये नेशनल इनकम के लेवल्स हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और कंजप्शन के लेवल्स हैं। ये सर कहां से बनाई है? ये हमने कंजप्शन वाला जब टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये टेबल्स बनाना सीखा था। ठीक है ना। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट मान लिया है आई। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये सब हम बता चुके हैं। आप यहाँ हायर लेवल पे हैं तो आपको पहले पुराना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस है। और एडी इज इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस आई। तो सी और आई को ऐड करते जाओ, ये एडी निकल के आ जाएगा। 40 प्लस 80, इन दोनों को किया, 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, 160 प्लस 80 इज इक्वल टू 240, और इसी तरह से 300, 360 और 420 होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे एग्रीगेट डिमांड कर्व टाइप 1। मैं दो तरह के एग्रीगेट डिमांड कर्व बताने वाला हूं, ध्यान रखना, दो तरह के डिमांड कर्व बताऊंगा। पहला टाइप देखते हैं, फर्स्ट टाइप का कैसा होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ए graphical representation of aggregate demand schedule that shows aggregate demand in an economy at different levels of national income. फर्स्ट टाइप का जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ये शो करता है कि नेशनल इनकम, अलग अलग जो नेशनल इनकम है उसके लेवल पर कितनी एग्रीगेट डिमांड है, उसी को ये फर्स्ट टाइप का एडी शो करता है। ये एडी क्या बताता है, ये एडी किसमें रिलेशनशिप है, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम में जो रिलेशनशिप है उसको ये वाला एडी शो कर रहा है। इनकम इंक्रीज होगी, एडी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी, एडी डिक्रीज होगी। इसी कारण से ये वाला कर्व कैसा होगा, इस तरह से ऊपर चढ़ता हुआ एडी। ठीक है ना, इस तरह से होगा, क्योंकि नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड में कैसा होता है रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर आगे देखते हैं हम, तो यहां आ जाते हैं हम एग्रीगेट डिमांड कर्व। ध्यान दें, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है जिसमें मैंने यहां लिख दिया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, आई इज इक्वल टू क्या है, आई बार, जो कि क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कंजप्शन इज द, फिर आगे देखते हैं, कंजप्शन इज द सम ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। और ये हमारा जो कंजप्शन इक्वेशन बनाई है, जो हमने ये बनाई है लाइन, ये कंजप्शन की लाइन है, हमने ये बनाना सीख लिया है पिछले वीडियो में, मैं फिर से बता रहा हूं। तो सी इज इक्वल टू क्या है, सी बार प्लस बी वाई, जहां सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और बी वाई क्या है, इंड्यूस्ड कंजप्शन। अब एडी कैसे बनता है, सी को और आई को ऐड कर दो। ठीक है, तो इनके एडिशन से एडी बनता है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड इज द कर्व इज द सम ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो कहने का मतलब एडी क्या होता है, एडी होता है सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार, इन तीनों को ऐड करने पर एडी निकलता है, जिसमें से सी बार प्लस बी वाई सी के ही कंपोनेंट है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारा ओजी एरिया क्या है, ध्यान रखना, ओजी क्या है, ओजी इज इक्वल टू है आई बार, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फिर ओएच एरिया कहां है, ओएच एरिया ये देखो,
यहां से लेके यहां तक। तो ये OH एरिया क्या है, C बार, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, फिर C बार और I बार को ऐड करो तो OG प्लस OH, OG प्लस OH इज इक्वल टू कितना हुआ, OJ, यानी कि O से लेकर J तक ये हमारा हो गया OG प्लस OH। तो ये क्या है, ये है C बार प्लस I बार इज इक्वल टू OJ, ये आ गया ना, C बार प्लस I बार इज इक्वल टू OJ। ठीक है, इस तरह से B, इसमें B क्या है, ये B है MPC, जिसे हम स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व भी कहते हैं और स्लोप ऑफ AD कर्व भी। क्यों, क्योंकि AD के कंपोनेंट में भी स्लोप ये B है और कंजप्शन के कंपोनेंट में भी स्लोप ये B है, इसलिए AD कर्व का स्लोप और C कर्व का स्लोप दोनों का ही स्लोप क्या है, ये MPC। ठीक है, ये दोनों का ही स्लोप क्या है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन सब के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, MPC क्या होती है सब बता चुका हूं, आप वो जरूर देखें। अब आगे देखते हैं, सेकंड टाइप का डिमांड कर्व देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व सेकंड टाइप। इसमें हमने क्या किया है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एट डिफरेंट जनरल प्राइस लेवल। इस बार हमने नेशनल इनकम के साथ रिलेशन नहीं शो किया है, बल्कि क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे तो ले रहे हैं हम जनरल प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। और ये क्या शो करता है, अलग अलग प्राइस के लेवल पर कितनी एग्रीगेट डिमांड है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड कर्व, सेम उसी का लार्ज रूप है एग्रीगेट डिमांड। यहां पर हम केवल प्राइस नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बल्कि जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, पूरी कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसका एवरेज होता है, तो ये जनरल प्राइस हमने लिया है। ठीक है, द एडी कर्व इज ए नेगेटिवली स्लोप्ड दैट शोज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। और ये क्या शो कर रहा है कि जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। इट मींस अगर जनरल प्राइस इंक्रीज होती है तो एडी डिक्रीज होगी, और अगर जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। आप देख सकते हैं, हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो P से P1 आए तो ये क्या हुआ, Y से Y1 पे चल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।